वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऊंचाइयों को चुनौती देना हर एक के बूते की बात नहीं, लेकिन हौसले की ताकत से सब मुमकिन है। यदि जज्बा और जुनून हो तो एक लड़की के सामने हिमालय भी अपना सिर झुका लेता है और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली विजेता बन जाती है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर खुद को साबित कर चुकी वो महान लड़की आज हमारे शो की मेहमान है, अनीता कुंडू। नमस्कार, हमारे खास शो बिग बात में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा शो रहेगा पर्वतों के बारे में और पर्वतों को नापने वाली हरियाणा की बहादुर बेटी के बारे में। आज हमारे शो में है अनीता कुंडू जी, जो कि भारतीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस क्षेत्र में हासिल की हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बधाई देती हूँ आपके चैनल को, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। शुक्रिया। पर्वतों पे तो आपके कदम बड़े बड़े जो चोटियां हैं वहाँ पे रखे गए हैं। आज हमारे स्टूडियो में आपने कदम रखा है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो जो इतनी बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ उपलब्धियां भूल भी जाऊं। मेरे को तो एक ही अवार्ड जो याद है वो ये है कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। हाँ, तो थोड़ी सी आपकी उपलब्धियों से शुरुआत करते हैं। जी, ये एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है और अर्जुन अवार्ड साल में 40 से 50 के आसपास मिलते हैं। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड साल में एक ही जाता है लैंड एडवेंचर में, जिस खेल को मैं खेलती हूँ, और वो ज़्यादातर फोर्स को ही जाता, सिविलियन को बहुत कम जाता है। मेरी उपलब्धियों को देखते हुए माननीय किरण रिजिजू जी ने और भारत सरकार ने, जब मुझे ये अवार्ड मिला 2019 में कोरोना काल में, तो मुझे ये बोला था कि हम इसको जितने भी अवार्ड हैं उनसे सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी हमारा फंक्शन हुआ था, वो वर्चुअल हुआ था। उसके बाद फिर जो ट्रॉफी दी गई वो अनुराग ठाकुर जी उसमें आए थे, क्योंकि कोरोना काल था, तो उसमें माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो अनुराग जी ने कहा था कि ये अवार्ड मैं सबसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत कठिन अवार्ड है। और जब मैंने इस खेल की शुरुआत की तो मेरा ये सबसे पहला सपना था कि मैं एक दिन इस अवार्ड को हासिल करूँगी। हरियाणा सरकार जो हमारी है, कल्पना चावला अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार से, काफ़ी और भी पुरस्कार से सम्मानित होने का सौभाग्य मिला जी। और मैं तो एक ही बात कहूँगी कि संघर्ष अपना साथी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अवार्ड जितने भी है, एडवेंचर तो है ही, एडवेंचर अवार्ड तो जो बड़े बुजुर्गों का मेरे सिर पे हाथ रहता है, बच्चों का प्यार रहता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। ग्रेट, सुपर्ब। आपका जो पालन पोषण है वो गांव में हुआ, और एक गांव में पलने बढ़ने वाली बेटी, खेलने वाली बेटी ने कैसे ये सपना देखा कि मुझे शिखर तक पहुंचना है? वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बताना चाहती हूँ कि 12 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, और बचपन से ही मेरे घर का माहौल थोड़ा सा देशभक्ति भरा रहा। सब घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फोक रागनियाँ बजती हैं हमारी हरियाणा की। तो वहाँ पर रागनियों में दादा जगन्नाथ दादा मुंशी जियों ने बहुत कुछ लिख रखा है, और लक्ष्मी चंद जी ने बहुत कुछ लिख रखा है। तो जाट मेर सिंह जी हुए हैं, और राजकिशन अगवानपुरिया, मास्टर सतवीर जी जो हमारे महावीर, उनके बारे में बताया। तो वो विचारों का असर स्वामी विवेकानंद के बारे में, दयानंद के बारे में, क्योंकि मेरा नानका कुंभा खेड़ा है तो वहाँ पर गुरुकुल है, तो वो गुरुकुल का प्रभाव भी मेरे जीवन पे रहा। तो वहाँ से वो विचारों का एक वाकई जो कुछ देश के लिए करके जाना है, एक देशभक्ति की भावना जगी। अपने तिरंगे के बारे में ये हुआ कि जो अपना फ्लैग है उसको ऊपर लेके जाना है। तो मेरे पिता एक ही बात कहते थे कि बेटा, कोई मायने नहीं रखता कि आपने किस घर में जन्म लिया, कैसी हालात में जन्म लिया, आपने कितना संघर्ष किया, ये बहुत मैटर करता है। तो वहाँ से अपने जीवन की यात्रा शुरू की, और उन्होंने बहुत कुछ 12 साल की उम्र में मुझे सिखा गए। और वो सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को देगी, संघर्ष करने की शक्ति और सपने देखना।
तो मेरे लिए सबसे बड़ा धन मैं यही मानती हूँ कि अगर आपको सपने कोई दे जाता है तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वो आपको आगे बढ़ने का अवसर है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, खेत में मेरा मकान है, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, टीवी नहीं था, मतलब घर में कोई सुविधा नहीं थी, एक छोटा सा रेडिया था। लेकिन वहाँ से मैंने मेन चीज़ है विचारों की शक्ति। तो घर में माहौल अच्छे विचारों का रहा तो उसका प्रभाव मेरे जीवन पे रहा है और उसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपके सामने बैठी। ग्रेट, सुपर्ब। हरियाणा की बेटियां बॉक्सिंग में देखी जाती हैं, कुश्ती में देखी जाती हैं, कबड्डी के खेल में देखी जाती हैं, लेकिन आप पर्वतारोहण में ये अलग कैसा रास्ता चुना आपने? मैं वो काम करना पसंद करती हूँ कि लोग ये कहें कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती। जब मैंने पहली बार घर से निकली, आज से 30 साल पहले बेटियां नहीं निकलती थी, आज की बात नहीं कर रही मैं, आज से 30 साल बैक जाइएगा, गांव में हम किसी लड़के से नहीं बोल सकते थे, अगर किसी लड़के से आपने बात की तो पता नहीं लोग क्या क्या बात बनाते थे। तो मैं सबसे पहले मैंने जाट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो बहुत इतराज हुए कि लड़की जाट कॉलेज में जा रही है, क्योंकि जाट का एक हवा था। फिर मैंने कहा कि हरियाणा पुलिस में लड़की, मैंने कहा अब तो हरियाणा पुलिस में ही लगना है। तो मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की कि हरियाणा पुलिस में रिश्ते भी नहीं होते थे पहले, हरियाणा पुलिस में जो लड़की लग जाती थी बहुत मुश्किल। अब तो माहौल बन गया है, अब तो लड़कियों के लिए हर उसमें क्षेत्र में लड़कियां जा रही है, बिजनेस में जा रही है, राजनीति में जा रही है, पुलिस में जा रही है। पहले कुछ ही ज्यादातर टीचर की तरफ ही जाती थी। तो मैंने कहा कि इस बाउंड्री को भी तोड़ना है। तो मैंने फिर हरियाणा पुलिस ज्वाइन किया और मैंने ज्यादातर पुरुषों के साथ ही जॉब की। तो मेरे को एसपी साहब भी स्पेशल कोई बात होती तो कह देते अनीता को लगा दो भाई, अनीता संभाल लेगी वहाँ पे। उसके बाद मैंने एडवेंचर की बात आई तो मेरे कुछ साथ के साथी थे, दोस्त थे, वो बोले ये तो महिलाएं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, रात को चढ़ाई करना, वहाँ पर डेड बॉडीज भी हैं, इतना माइनस टेम्परेचर, रातों को अकेले चलना। तो मैंने कहा मैं अब करूँगी तो मैं यही करके दिखाऊंगी। तो वहाँ से मैंने फिर कहा कि मैं इस क्षेत्र में भी जा करके महारत हासिल करूँगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। मैंने उन चुनौतियों का सामना किया और जो धारणाएं बनी हुई थी उन धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। जैसा आपने कहा कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है पर्वतों की चढ़ाई करना, तो अब सवाल ये आता है कि जैसे आपने शुरू किया इस क्षेत्र में जाने का, आपने सोचा, शुरुआत हुई आपकी, तो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण सा मतलब क्षेत्र है, इसकी बजाय आप कुश्ती खेल लो, कबड्डी खेल लो, दूसरे खेल खेल लो? पहली बात तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। फिर मैंने मेरी फैमिली से शेयरिंग की तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप ये काम मत करो। उनकी एक विशेषताएं हैं कि मैं जो भी बोल देती हूँ कहती कि आगे बढ़ो मतलब। और जब भी कोई चैनल पे जब भी मतलब कोई भी चैनल में मेरी उपलब्धि आई और कोई भी चैनल का व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो मेरी मदर ने कहा कि मुझे विश्वास है मेरी बेटी जीवित लौटेगी। उन्होंने कभी ये अविश्वास किया ही नहीं कि वो वापस नहीं लौटेगी मतलब। तो सबसे बड़ा कारण मैं ये बताती हूँ कि मेरी मदर का जो विश्वास है वो बहुत बड़ी ताकत है। और फैमिली में बाकी लोगों में तो ये चीज़ था ही कि भाई क्या पता वापस लौटे या ना लौटे और ये कैसा गेम है। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें थी ये बहुत महंगा था। तो इस गेम को चलाना बहुत मुश्किल था। एक अभियान पे 50 लाख, बड़े जो 8000 से ऊपर की पीक है उसको क्लाइम करते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए, मतलब कम से कम एक माउंटेन को अच्छे से क्लाइम करे तो ड्रेस कोड को लेके हर चीज़ को लेकर के, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में अब यहाँ 20 रुपए का चाय कप मिलता है, लेकिन वो हाई अल्टीट्यूड में आपको जा करके 8000 की हाइट पे, 5000 की हाइट पे ट्रांसपोर्ट का पैसा भी लगता है और भी जो व्यक्ति इसको लेके जाता है बनाता है तो वो इतनी आसानी से इतना सस्ता नहीं मिलता है, वो बहुत महंगा मिलता है वहाँ पे। तो नेचुरली से ये गेम बहुत महंगा है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ रही और बहुत सारे लोगों ने भी रोका, लेकिन मैं जो ठान लेती हूँ उसको मैं करने का विश्वास रखती हूँ। वो कहते हैं कि भाई लक्ष्य पे अपनी निगाहें होनी चाहिए, मैं संकल्प में कभी विकल्प पैदा नहीं करती। ग्रेट, सुपर्ब। आज है ना इस इंटरव्यू के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी लाइंस भी मिल रही हैं जो एक बार बोल दे तो बंदे का जो हौसला है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। सो आपकी जो माउंटेनियर की जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ सिखाते हैं उसमें? वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। मैं पुलिस में थी
मैं पुलिस में माउंटेनिंग के बेस पे नहीं लगी। मैं एज ए कांस्टेबल भर्ती हुई थी 2008 में। उसके बाद मैंने मेरे डीजी को लेटर लिखा था। डीजी दलाल जी एडवेंचर में, रंजीव दलाल जी बड़े इंटरेस्ट रखते थे। तो उनके सामने मैंने रखा कि सर मैं मेरी जॉब में रहते हुए मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। उन्होंने मेरे को समझाया भी कि तू पागल होकर के इस गेम के पीछे इसमें डेथ हो जाती है, तेरी फैमिली में फादर नहीं है और तेरी मदर को बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने करना है तो अभी ये करना है। तो उन्होंने मेरा नाता आईटीबीपी से जोड़ दिया। मैंने आईटीबीपी के साथ बेसिक, एडवांस, बहुत सारे पर्वत शिखर, 2 कोर्स होते हैं इसके मैन, बेसिक और एडवांस। उसमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है आईटीबीपी में तो खासकर। वैसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन आईटीबीपी में तो पूरा रगड़ा लगा देते हैं। मतलब उसमें टेक्निकल भाई कैसे आइस क्लाइंबिंग, मतलब जो आपकी सॉफ्ट बर्फ में कैसे चलना है, और जो हार्ड आइस आ गई है वो कैसे क्रॉस करनी है, कोई वॉल आ गई है वॉल टाइप, वो कैसे क्रॉस करनी है। तो हर टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है। रिज को कैसे पार करना है, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें उसमें, कैसे इक्विपमेंट लगाना है, कैराबिनर का प्रयोग कहाँ करना है, जुमार का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ सेव करनी है, क्या खाना है, हर चीज़ सिखाई जाती है उसके अंदर। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और ट्रेनिंग ही आपकी अच्छी है तो वही आपको जीवित रखती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 25 के आसपास पर्वत शिखर छूने का अवसर मिला, और मैं आज आपके बीच में जीवित हूँ। ये उस ट्रेनिंग का ही मतलब एक धन्यवाद करती हूँ मेरे जितने भी गुरु रहे हैं कि जिन्होंने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी। चलिए अब आपके उस पहले कदम की बात करते हैं। आज आपके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, बड़े से बड़े पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो आपने नाप दी हैं। तो अगर मैं आपके पहले अनुभव की बात करूं, जो पहला पर्वत आपने चढ़ाई की थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहला जो एक्सपीडिशन था उसमें क्या था कि ये नहीं पता था एनर्जी कैसे बचानी है, चलना कैसे है, पहाड़ में कैसे चलना चाहिए, फास्ट चलेंगे तो क्या होगा। तो भागने की आदत थी, जैसे समतल पे भागते हैं, लेकिन पहाड़ हमेशा कहता है कि आप अपने सांस के साथ कदम मिला के चलिए। अगर आप अपने सांस के साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे तो आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं माउंटेन के अंदर। अगर आप थकान फील कर जाते हैं तो ठंड पकड़ लेती है, और ठंड पकड़ लेती है तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें ऐसी, आपके लंग्स में, आपकी किडनी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी मौत भी हो जाती है। तो उसमें आपको बहुत सारी ध्यान रखना होता है। तो पहले एक्सपीडिशन में तो हम ताबड़तोड़ चलते थे, धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो ये लगा था यार ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत एनर्जी लेता है, क्योंकि चलने का नहीं पता था। और फिर धीरे धीरे एक्सपीडिशन किए तो एक अनुभव हुआ कि कहाँ एनर्जी को बचाना है, कहाँ एनर्जी को लगाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम क्या जैकेट पहननी है, मतलब वेदर की नॉलेज कैसे, मतलब वेदर की नॉलेज नहीं थी कि कब स्नोफॉल होगा, किस टाइम टेंट में जाना है, कब बाहर निकलना है, कब क्लाइंबिंग के लिए रेडी होना है। तो हर चीज़ धीरे धीरे सीखते चले गए। तो पहले एक्सपीडिशन में जो सबमिट हुआ था उस दौरान तो इतना मुश्किल से सबमिट हुआ था कि बड़ी मुश्किल से जाके टॉप हासिल किया था। मैंने ये लग रहा था कि पता नहीं कब टॉप आएगा। तो धीरे धीरे अनुभव हुआ और फिर एनर्जी सेव करना सीखी। तो जब आप वापस आते हैं तो चेहरा जो होता है वो बिल्कुल एकदम उस पे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि हैरान हो जाता है बंदा देखने वाला कि जो पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं और वापस जब आते हैं फतेह हासिल करके, उनका चेहरा बिल्कुल झुलस जाता है। वो किस तरीके से रिकवरी होती है फिर उस पर? मेन चीज़ है वो सनबर्न हो जाता है, क्योंकि आइस से जब सूर्य की किरणें टकराती हैं तो आपके फेस पे लगती हैं, और तो वो कितनी सनस्क्रीन लगा लीजिए वो आपका फटेगा ही फटेगा। तो जब नीचे आते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, आप एलोवेरा लगाते रहिए, मतलब या धीरे धीरे घोड़े का तेल लगाते रहिए। मैं तो वही लगाती हूँ, 2 ही चीज़ें, उससे धीरे धीरे वो उतर जाती है। पता नहीं कितनी बार चेहरे की वो उतरी है, और ये निशान देख रहे हैं, ये सारा जड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये खूबसूरती है उन पर्वतों की। मैं कभी भी मैं अपना चेहरा देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ कि ये वहाँ पर तपा हुआ चेहरा है, जहाँ पर बैठ के मैंने हर पर्वत पर 2-2, 3-3 महीने तपस्या की है, और बड़ा जिया है मतलब पर्वतों को। और मैं जीत नहीं पाई पर्वतों को, ना कभी जीत पाऊँगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरे कदमों को अपने उस पे स्थान पे जगह दी, एक गरीब और किसान मजदूर की बेटी को, कि मुझे वहाँ आने का अवसर दिया। और बहुत ज़बरदस्त अध्यात्म है पर्वतों के अंदर, जो मैं
आज भी फील करती हूँ। कई बार मेरा मन करता है कि एक सन्यासी इंसान मतलब जब समाज और देश में जाता है त्याग तपस्या करके, तो उससे बहुत कुछ बदलाव आता है अपने समाज के अंदर। अब आपके उस किट के बारे में बात करते हैं। जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तो उस किट में कितना वजन होता है, क्या कुछ चीजें उस किट के अंदर होती हैं? हमारे इतने इतने तो वो जूते होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं। और कभी उस किट के साथ आप इंटरव्यू कीजिएगा मेरा, वो आपको मैं एक दिन सारा सजा के और वो एक एक के बारे में बताऊंगी। वो बहुत ही नॉलेज भी होगा और आप भी देख पाएंगे और खुद भी आप महसूस कर पाएंगे वो आखिर कितनी वजनदायक है। वो डाउन शूट होता है पूरा, हेलमेट होता है, पूरे ग्लव्स होते हैं बहुत हैवी और आपका पीछे बैग पैक होता है 20-25 kg तो कम से कम ऊपर तक चलता है, क्योंकि ऊपर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपका डलता है। तो पानी की बोतल भी होती है, खाने का सामान भी होता है। जब लास्ट सबमिट होते हैं तो आपको बेस कैंप से ऊपर तक का 7-8 दिन का तो राशन भी आपने कंटिन्यू कर साथ लेके चलना पड़ता है, एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है कि आपका वेदर खराब हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब चुनौतियों भरा तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिना चुनौतियों के तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तो डरावनी चीजें क्या होती हैं अनीता जी पर्वतों की चढ़ाई के टाइम पे? कभी आपको भी डर लगा? क्योंकि आपने तो बताया कि 25 से ज्यादा पर्वतों की जो चोटियां हैं वो नाप डाली हैं। देखिए, डरावनी चीजें है कि भूकंप आ गया, अवलांच आ गया। अवलांच मतलब बर्फीला तूफान। तो कोई गहरी खाई आ गई 1000 फुट गहरी, तो आदमी सोचता ही है, देखो इंसान है तो एक बार तो आता ही है भाई ये मतलब मैं कैसे क्रॉस करूंगा। 4-4, 5-5 लैडर लगी हुई है, उसको आप क्रॉस कर रहे हो और वेदर एकदम से खराब हो गया है। जहां पर आप कैंप लगा रहे हो, ठीक है आपने नाप लिया कि ये जगह सुरक्षित है, एक विश्वास कर लिया, क्या पता उसके नीचे कब कैरावास फट जाए, बंद हो जाए, आप उसमें चले जाए। तो ऐसा नहीं कि भाई, लेकिन मुझे ऐसा तो कभी डर नहीं लगा है। मैं पता नहीं क्यों वहाँ जाके और ज़्यादा मजबूत हो जाती हूँ। मैं कई बार नीचे आके सोचती हूँ, यहाँ के फिर मुझे फील होता है कि ये मैंने कर लिया कैसे, मतलब वहाँ तो एक अलग सा साहस होता है। और मेरे को लगता है कि हमारे ऋषि मुनि इसीलिए पहाड़ों में जाते थे तपस्या करने के लिए कि वहाँ अध्यात्म की बहुत बड़ी पावर है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज भी हैं वहाँ पर, तो रास्ते में आपको डेड बॉडीज भी मिलेगी। एक बार 2013 के अंदर मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने सोचा कोई पत्थर है, एक बंदा वहाँ पर लेटा लेटा रह गया था और उसका एक ऐसे मतलब गोड्डा ऐसे इस तरीके था। मैं उसके गोड्डे को पकड़े हुए आराम से बैठी हूँ रात को। और आपको पता नहीं था वो? मैं जब सुबह आई, सुबह पता चला मुझे कि ये रात को डेड बॉडी को पकड़ के बैठी थी मैं। तो ऐसे अनुभव भी हुए वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, डर लगेगा कहाँ से। तो यहाँ के लगता फिर आदमी तब सोचता है, वहां तो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी। ये भी जान है तो जहान है। तो वो मोदी जी गलत नहीं कहते, जान है तो जहान है। जान है तो डर लगेगा, जान है तो आपको प्रेम फील होगा, जान है तो आपको स्वाद का टेस्ट का पता चलेगा। अगर जान ही नहीं है तो कुछ नहीं पता चलता तब। सही बात है। अच्छा अनीता जी, आप अकेली भारतीय माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह किया है, नॉर्थ और साउथ की तरफ से। तो दोनों में अंतर क्या है? जो साउथ साइड है, जो नेपाल साइड है, वहाँ खम्बू आइस फॉल है। खम्बू आइस फॉल को पॉपकॉर्न एरिया बोलते हैं, यानी कि बोल्डर पॉपकॉर्न की तरह लगे हुए हैं। उसमें क्या है कि आपने उनके नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी क्या पता कब कौन सा बोल्डर फिसल जाए और आप दब जाए। 2016 में 16 शेरपा की डेथ हुई थी साथ में। वहाँ वो हर बार वहाँ कुछ ना कुछ डेथें होती है। ज्यादा खतरनाक टेक्निकल पॉइंट है वो, मतलब उसके बाद हिलेरी स्टेप है ऊपर जाके समिट में। लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ चाइना साइड है। चाइना साइड इसलिए टफ है क्योंकि चाइना साइड से विंड बहुत ज़्यादा चलती है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। और माउंटेन में आप सबसे ज़्यादा दुश्मन आपकी हवाएं हैं। अगर हवा है तो चिल्ड होगा, आपको फ्रोस्ट बाइट होगा, कानों में फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। आप बैठ जाएंगे तो उठने नहीं देंगी, मतलब इतनी ठंडी हवाएं। आपने बॉडी को गर्म रखना है, अगर बॉडी नहीं गर्म रख पाई तो आपकी डेथ हो सकती है। और इतनी विंड में चलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, उस साइड में आइस नहीं रुकती क्योंकि हवा है तो वहाँ सॉफ्ट स्नो जो गिरती उड़ जाती है, तो वहाँ आइस नहीं मिलती। रॉकी फेस है, क्रैम्पोन लगा के रॉक में चलना बहुत मुश्किल है। वहाँ एनर्जी बहुत लगती है और लॉन्ग रूट बहुत ज़्यादा है चाइना साइड।
मैं एक ITBP के IG ने, हरभजन जी है, पद्मश्री अवार्डी हैं, माननीय हरभजन जी ने एक डांट मारी थी और मैंने उस दिन चैलेंज मैंने बोला था। मैंने पूछा सर चाइना साइड कैसी है, उन्होंने बोला जिसकी टांग में दम हो, जिसकी थाई में दम हो वही कर सकता है, इतना हंसी का खेल मत लगाना अनीता। तो उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था। मैंने कहा सर मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे लगता है कि जब मैं किसान नहीं कर सकती हूँ तो इतना तो मेरी टांगों में दम होगा। जब मैं मई के महीने में, अप्रैल के महीने में गेहूँ काट सकती हूँ, जनवरी के महीने में रात को गेहूँ में पानी लगा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको कर सकती हूँ। तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और 2017 में मैंने फर्स्ट 2015 में मैंने उसको ट्राई किया, लेकिन भूकंप आ गया और बहुत बड़ा भूकंप आया 15 में। बहुत सारे साथी उस अभियान की भेंट चढ़े। 16 की मैं 22,500 फीट पे थी, मैं जीवित रही। फिर मैंने 2017 में दोबारा से, 15 में कोई भी दोबारा नहीं गया उसको क्लाइंब करने के लिए, उसके बाद जो मेरे साथ क्लाइंबर थे। फिर मैंने 17 में दोबारा से अटेम्प्ट किया और सबमिट किया। तो उस डर के ऊपर जीत कैसे हासिल किया आपने, क्योंकि एक बार आपने देख लिया कि आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ और फिर उसी रास्ते पे फिर जाना। देखिए सनी भाई, मरना तो इंसान को एक दिन है ही। वो भगत सिंह ने कहा था, बोला जी आज भी मरना, कल भी मरना, मरने का क्या डर माता। तो मरने से जिंदगी का कोई वो नहीं है। आप जीवन में करके क्या गए हो, ये बहुत मैटर करता है। मतलब जीवन ये नहीं कि जीवन खाया पिया और सो गए। आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप जीवन में कोई साहसी काम नहीं करोगे, तो फिर उस जीवन का महत्व भी क्या है। आने वाली पीढ़ी आपसे सीखें। अपने देश पे कभी विपदा आ जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल तो छोड़ कर जाए कि भाई कम से कम वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं। मतलब कि भाई हाँ, कोई हमारे पूर्वज, कोई बेटी हमारे पैदा हुई थी जिसने संघर्ष किया एक गरीब परिवार में, विधवा माँ के सानिध्य में रह करके, ऐसे माहौल में संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे। ग्रेट। तो अब हम बात उस फॉर्मेलिटी की करते हैं। कोई माउंटेनियर अगर किसी दूसरे देश में जाके क्लाइंब करता है तो वहाँ की क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होती है? वहाँ की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, रॉयल्टी वगैरह, और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ा मेरे गेम में ये लिख के देना पड़ता है कि वो कंपनियां लिखवा लेती हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो आप खुद जिम्मेवार होंगे, ना यहाँ की सरकार जिम्मेवार होगी, ना यहाँ की सरकार जिम्मेवार होगी। तो कहीं की भी सरकार जिम्मेवार नहीं होती। तो पर्वतारोही एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अपनी मौत के साथ सौदा करके जाता है कि मैं लिख के देता हूँ कि अगर मेरी डेथ हो गई तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। ये सबसे बड़ा डर तो यही बैठा देता कि भाई मैं बिल्कुल से साइन कर देती हूँ मिनट में, कोई खास बात नहीं है। मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरा सपना है कि मेरी डेड बॉडी तिरंगे में लिपट के जाए इस दुनिया से, मेरा ये मकसद है। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो वहाँ की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको हम पूरा करते हैं, गवर्नमेंट की भी, और वहाँ के रूल, जैसे USA के बहुत, मैंने देनाली अलास्का क्लाइंब किया तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा। वहाँ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ सिरपा नहीं ले जा सकते, सारा काम खुद करना पड़ता है। वहाँ अपना लगेज सब खुद उठाना पड़ता है, वहाँ कैंप खुद लगाना पड़ता है, वहाँ आप खाना खुद बनाना पड़ता है। तो मुझे एहसास हुआ कि देनाली के दौरान कि मैं ठीक ठाक क्लाइंबर हूँ, मैं मतलब कि आती हूँ मैं उस श्रेणी में कि मैं क्लाइंब। उससे पहले मैं अपने आप को क्लाइंबर नहीं मानती। नहीं, अब तो हर कोई जानता है, ना कि इंडिया में बल्कि हर देश में जो है आपके बारे में सबको पता है कि भारतीय पर्वतारोही हैं अनीता कुंडू, और जो 25 से ज़्यादा जो चोटियाँ हैं वहाँ फतेह हासिल कर चुकी हैं। अच्छा अनीता जी, सुना है कि पर्वतारोहण में आजकल फर्जीवाड़ा भी बड़ा चल रहा है। जी बिल्कुल, पीछे भी बहुत सारे, एक्चुअली इस गेम में यानी आप कौन जाएगा पीछे कैमरा उठा के कि कहाँ से अनीता जी ने ये फोटो लिया है, मतलब टॉप का, मतलब ईमानदारी नहीं है। मतलब और मैं आज आपके बीच में जीवित हूँ, सच बता रही हूँ। इतने पर मेरे साथ के सभी क्लाइंबर इस दुनिया से जा चुके हैं। सौभाग्यशाली हूँ इसलिए जीवित हूँ कि मैंने ईमानदारी से पूजा है पर्वत, जीता नहीं है मैंने उनको। तो एक्चुअली क्या है, फर्जीवाड़ा है। बेस कैंप में फोटो ले आए, आपने क्या पता सनी जी ये टॉप है। सही बात। कोई पीछे से चोटी की आड़ नहीं है, फोटो ले लिया बर्फ में, आपको तो वही माने। तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा है। बहुत सारे क्लाइंबर मेरी नॉलेज में है, मैं बोलती नहीं ना, मैं कहती कि वो फर्जी हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे, कहला रहे हैं कि मैंने एवरेस्ट कर लिया, मैंने एवरेस्ट कर लिया। कई तो ऐसे साथी है जो बेस कैंप गए हैं और यहाँ अप्रैल के महीने में खबर लगवा दी, जो कि मई में सबमिट होता है। अप्रैल के महीने में खबर लगवा दी कि मैंने सबमिट कर लिया है और सबमिट होता मई में है। मतलब कई बेस कैंप में बैठे हैं, 26 तारीख को लिखवा दिया कि सबमिट हो लिया, 26 तारीख को कोई सबमिट हुआ ही नहीं टॉप में।
वहां की नेपाल सरकार, एक बंदा तो तेंजिंग नोर्गे लेने पहुंच गया, वहां तक उसकी फाइल पहुंच गई। तेंजिंग नोर्गे के फिर भतीजे ने ट्वीट किया कि भारत सरकार ने ये अवार्ड बंद कर देना चाहिए अगर ऐसे फर्जी माउंटेनियर होते। मुझे भी ध्यान है वो केस, और फिर उसके बाद में पहले नाम था उनका, फिर हटाया गया जब मुझे मिला तब की बात है। तो ऐसा होता तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आप बदनाम कर रहे हो अपने देश को। वहां पर अनीता कुंडू नहीं जानी जाती, वहां पर इंडिया, हिंदुस्तान जाना जाता है। मैं देनाली के लिए क्लाइंबिंग के लिए गई, मतलब तो मेरे कदमों को देख के, मेरी मेहनत को देख के वहाँ की कंपनी ने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो, हम आपको PR देंगे, आप इतनी अच्छी क्लाइंबर हैं, आप इतनी ईमानदार हैं, आप इतनी मेहनती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष आपको कहाँ तक ले जाता है आपको पता नहीं है। कामयाबी के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं होते हैं, और कामयाबी हमेशा संघर्ष से मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि मैं ठीक है, मैंने कहा मैं मिशन के बाद आपसे बात करूँगी। फिर जैसे मिशन पूरा हुआ तो मैंने हाथ जोड़ ली, मैंने कहा मैं ना PR लेती ना मुझे इतना पैसों से प्रेम है, मैं अपने देश में जाकर के अपने देश के बच्चों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे देश के बच्चों को कुछ दे पाऊँ, मेरा जीवन उनके कुछ काम आए। अच्छा, अब आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जब आप किसी पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं, फतेह हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद में फीलिंग्स कैसी होती है, वहाँ का नज़ारा कैसा होता है? पहली बात तो जान ही नहीं बची होती, फीलिंग भी जान के साथ आती है। हाँ, धीरे धीरे थोड़ी सी एनर्जी बचाने सीखे हैं। तो मैं कैमरे में कम कैद करती हूँ, मैं चारों तरफ देखती हूँ, अपनी नज़रों में बहुत कुछ कैद करती हूँ। और मुझे वहाँ जाकर के रियल में ही ये फील होता है कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगी, मतलब। और एक मतलब नेगेटिविटी आती ही नहीं आपके दिमाग में, पॉजिटिव थोड़ा आके, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती। मैं जैसे ही पर्वतों में जाती हूँ मुझे नेगेटिविटी आती ही नहीं है, हमेशा ही एक ऊर्जा से भरा हुआ। तो मैं इसलिए कई बार सोचती थी कि साधु संत जो सन्यासी होते थे वो प्रवास करने के लिए पहाड़ों में जाते थे। तो वो पहाड़ों में क्यों जाते थे? कि वहाँ एनर्जी लेवल बहुत अप है। और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना खूबसूरत हिमालय है, हिंदुस्तान के पास हमारा ताज है जो आज भी हिंदुस्तान को बचाए हुए है, हमारी रक्षा करता है, और जो वास्तव में ही हमारा पैरी है और बहुत बड़ी ताकत है। और वहाँ जा कर के मुझे तो बहुत बड़ी एक अलग सी फीलिंग होती है कि मैं मेरे देश के लिए पता नहीं क्या कुछ करके जाना चाहती हूँ, पता नहीं मैं मेरे देश को क्या बदल दूंगी, क्या लोगों के अंदर भर दूंगी, मतलब एक अलग सी ऊर्जा फील होती है वहाँ जा कर के। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और सौभाग्यशाली हूँ कि वो नज़ारा देखने का सौभाग्य मिलता रहता है समय समय। तो अनीता जी, जो आपके 24 घंटे होते हैं पर्वतारोही के, वो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं? कब चलना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं? वो हमारे क्लाइंबिंग तो होती है रात को, क्योंकि दिन में सूरज इतना तेज निकलता है कि आप चल नहीं पाते, इतना हैवी डाउन शूट होता है, उसमें गर्मी फिर ऑक्सीजन आपके लगे हुआ होता है। तो क्लाइंबिंग लगभग रात को होती है। फिर दूसरा जो सॉफ्ट स्नो है वो पिघल जाती है, तो आपको चलने में बहुत मुश्किल होती है। फिर आइस जो पकी हुई है, ब्लू आइस है, ब्लू आइस पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम रात के 12 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, या 10 के बाद और फिर हम सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक इतना गर्म नहीं होता, तो तब तक हम अगले कैंप का टारगेट रखते हैं पहुंचने के लिए। और दिन में भी बहुत मुश्किल होता है टेंट में रेस्ट। अगर अब हम बाहर आए तो ठंडा लगता है, अंदर घुसे तो टेंट गर्म है क्योंकि सूरज की वो किरणें, तो बहुत टफ और बहुत मुश्किल होता है। और हाई एल्टीट्यूड में पचता नहीं है, थोड़ा सा खाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल उफारा हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़, मतलब जैसे आपने हवा भर दी है, मतलब। तो वहाँ खाने पीने का भी बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अपनी बॉडी के बार बार चेकअप करने पड़ते हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या जा रहा है, आपकी तबीयत कैसी है। पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन है। तो एक एक चीज़ का, एक एक पॉइंट का बहुत, रात को भी उठ के आपने अपनी बॉडी को चेक करना पड़ता है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा, नींद रात को आती है, सोना दिन में पड़ता है, मतलब। और सोएंगे तो ऊपर से धूप है, सो नहीं पाते हैं। और जब नींद आती है रात को तब चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, सारा अपोजिट है, तो आप सोच सकते हैं। फिर मैं हरियाणा प्रदेश की बेटी, नॉन वेज कभी खाया नहीं, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, बाजरा रोट चूर के न घी में वो खाने का जो मजा। वहाँ मैंने ग्रीन टी पीनी पड़ती है पाउच डाल के, और कच्चा पीला वो पोरिज खाना पड़ता है, मतलब कभी ब्रेड खानी पड़ती है, कभी मैंने खाई नहीं जिंदगी में। तो सारा ही तो विपरीत है, और वो भी 2-2, 3-3 महीने।
लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि लक्ष्य जब हो तो जब सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, आपकी निगाहें आपके लक्ष्य पे होती हैं। तो मुझे लगता है कि टारगेट बड़ा होना चाहिए हमेशा, बाकी चीज़ें तो छोटी हो जाती। लामा कैसे जुड़े हुए हैं आपके फील्ड से? लामा पूजा के बाद ही कोई मिशन सफल होता है। वहाँ पर बहुत ही माना जाता है मतलब लामा को, और लामा पूजा में सारा इक्विपमेंट रखा जाता है। हमारा इक्विपमेंट की पूजा होती है कि भाई हम पर्वत देवता से निवेदन करते हैं कि हमारे को आगे बढ़ने की अनुमति दे और ताकि हम सुरक्षित लौटें। लामा पूजा करता है उसके लिए, और एक तबीजा हमारे को पहनाता बड़े आदर भाव से। सागर माथा बोला जाता है एवरेस्ट को, तो हर माउंटेन में लामा पूजा करता है। उस लामा पूजा में सब कुछ चलती है, दारू बियर सब चढ़ता है उसके ऊपर। अच्छा। मैंने तो कभी उसको टच नहीं किया लेकिन सब चलता मतलब, और वो बड़ी अच्छी पूजा होती है और उससे एक कॉन्फिडेंस बनता है। मेन चीज़ क्या है कि अंधविश्वास नहीं है वो, यानी कि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं अध्यात्म में विश्वास रखती हूँ। अंधविश्वास अलग चीज़ है, अध्यात्म अलग चीज़ है। अध्यात्म है कि आपका बिलीव, विश्वास करने, मतलब भाई आपने उस एक पत्थर को भगवान मान लिया, आपने विश्वास कर लिया कि मैं सुबह इसको प्रणाम करके निकलूंगा तो मैं वापस सुख से लौटूंगा, तो आपका एक विश्वास बना रहता है। तो लामा पूजा भी एक विश्वास, मैं पर्वत पे रहूंगा तो तब तक सुरक्षित रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा और मैं वापस लौटूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल को अप करती है वो आपके। तो पूजा का रोल यही होता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। जी, तो अभी आप हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे रहे हैं और हरियाणा सरकार में बतौर ओएसडी भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ में आपकी जो दिली इच्छा है, जो आपका मन है, जो आपकी आत्मा है, वो सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा है, बहुत नेक काम करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं हरियाणा पुलिस में रहते हुए बतौर इंस्पेक्टर भी मैंने काम किया, तो वहाँ मैंने महसूस हुआ कि क्राइम होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। क्राइम होने से पहले बच्चों को बचाया जाए। अगर बच्चा क्राइम में चला गया तो जीवन खराब हो गया, वो कोई सर्विस में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा, वो फिर गलत दिशा में बढ़ जाएगा, माँ बाप के लिए भी समस्या है, समाज को भी गंदा करेगा, दूषित करेगा। तो उससे पहले ये है कि हम कैसे हम समाज में से युवाओं को एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए, कैसे हम बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दें, कैसे समाज को हम खूबसूरत बनाएं। पुलिस में रहते हुए मैं एक दिन थाने में बैठी थी तो एक केस आया, 2 युवाओं के हथकड़ी लगी हुई। तो मैंने पूछा कि आपने क्यों इसमें आपने एंट्री किया, क्यों आप इसमें आए। उसके पीछे पीछे देखा तो उसके मदर और फादर दोनों, माँ बाप रोते आ रहे हैं, धोती बांधे हुए, ताऊ आ रहा है, माँ आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने, वो बोले कि बच्चे दोनों रो रहे हैं क्योंकि हथकड़ी लग गई और 307 का केस लग गया। 307 में तो हमारे हरियाणा पुलिस में कहते हैं कि 302 अच्छी, 307 से तो 307 में जमानत नहीं होती, क्योंकि आपके 307 में अब तो शायद वो धाराएं का नाम चेंज कर दिए हैं। पहले 307 में जमानत नहीं होती थी, क्योंकि आपका जो जिसके आपने चोट मारी है वो जिंदा है, गवाह जिंदा है। तो वो दोनों बच्चे आए, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने गाने, आजकल के कलाकारों के गाने जो हैं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं, कि ऐसे गाने ना बनाए जिसमें नशे का नाम हो, जिसमें हथियारों का नाम हो, जिसमें ऐसी चड़क बड़क चीज़ें, क्योंकि कलाकारों का बहुत असर पड़ता है। तो बच्चे कई कलाकारों से सुन लिया कि बदमाश बनना चाहिए और वो आ गए। तो फिर उन्होंने जेल देखी, सिस्टम देखा, तो तब उन्होंने लगा कि भाई हम किस जीवन में आ गए हैं। मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं है बदमाशों की। बदमाश की ज़िंदगी 30-32 साल की होती है, उसके बाद उसकी या तो इनकाउंटर में मौत हो जाती है या फिर वो लंबी जेल में चला जाता है। तो तब उन दोनों बच्चों को मैंने समझाया। फिर मुझे ये लगा कि मुझे समाज में जाके जन जागरण करना चाहिए ताकि मैं कुछ बच्चों को तो बचा पाऊँगी। तो मेरे पीछे माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को वहाँ से लगा हरियाणा पुलिस से वो करके और हिप्पा में लगा दिया। तो मेरे अब हिप्पा में लेक्चर रहते, उसके साथ साथ मैं सोशल, मेरे पास मेरी जिम्मेवारियां हैं, सोशल में काम करती रहती, मेरा खुद का इंटरेस्ट है। गांव-गांव जा करके मेरी यूथ की टीम है कि हम नशे, ड्रग्स पे, पर्यावरण पे, कैसे परिवार आपस में एक साथ रहें, ज्वाइंट फैमिलियाँ
फैमिली का जो ज्वाइंट परिवार होते थे हमारे, उनके क्या फायदे हैं, आज एकल फैमिली के क्या नुकसान है, हमारी संस्कृति कितनी ताकतवर है, हमारा देश कितना खूबसूरत है, देश प्रेम की भावना बच्चों में कैसे बढ़नी चाहिए, बच्चों को क्या सुनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, बहुत सारे विषयों पे हमारी चर्चाएं रहती है और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहते हैं और उसका असर भी आता है, बहुत सारा बदलाव भी है। जैसा आपने कहा कि गांव-गांव जाके आप इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं युवाओं को, आपकी जो मोटिवेशन स्पीच होती है वो कई महीनों तक याद रहती है युवाओं के। आज हमारे शो में आप आए हैं, इस वक्त जो हमारे दोस्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ जितने भी युवा शक्ति हैं कि जीवन एक बार ही मिलता है और उस जीवन में जितने भी प्रयोग हैं सब करके देखने चाहिए और रिस्क जरूर लेना चाहिए जीवन के अंदर। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ में नहीं है जन्म लेना, किस जाति में लिया, किस धर्म में लिया, किन हालातों में लिया, माँ बाप है या ना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करो और जितनी चुनौतियाँ आए उनका आप प्रयोग करके देखें, उनका सामना करें और नए नए प्रयोग करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। और एक जीवन मिला है तो प्रयोग करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर उसमें कामयाब भी होंगे। तो कभी भी और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाइए, अच्छी दिशा में लगाइए, नेगेटिव दिशा में मत लगाइए, जिससे प्राउड हो, समाज को, अपने पेरेंट्स को, अपने देश को गर्व फील हो कि कोई इंसान इस दुनिया में आया था। और मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं भारत प्रदेश की बेटी हूँ और हरियाणा प्रदेश में मेरा जन्म हुआ और जहाँ से वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ, धन्यवादी हूँ सबसे पहले तो कि मैं भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया। क्योंकि हमारी संस्कृति, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जिसने शिकागो में जाकर के स्वामी विवेकानंद जी ने डंका बजाया, हमारी हिंदी भाषा इतनी प्यारी है कि इतनी अच्छी है हमारी भाषा कि अगर हम हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी में अगर स्पीच सुन लें किसी वक्ता की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे तो मेरे देश से इतना प्रेम है कि मेरा सब कुछ, तन मन धन सब कुछ मेरे देश को समर्पित। मैं तो भाई सन्यासी वाले जीवन में हूँ ना, मैंने ब्याह भी करे। अच्छा, एक चीज जो आपने शुरुआत में कही थी मैं पूछ लूं, मेरा मन था शुरुआत में पूछने का लेकिन अब मैं पूछूंगा, हम आखिर में आगे शो के। जैसे आपने कहा कि आप रागनियों से बड़े इंस्पायर हुए हैं क्योंकि रागनियों में बड़ी काम की बातें कही गई है और हमारे जो सूर्य कवि हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनकी रागनियाँ आप सुनते थे, तो अभी भी रागनियाँ सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ तो रागनी सुनती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मेरी कुछ रागनियाँ तो बहुत ही भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के किस्से की मुझे बहुत ही मतलब, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी हिंद फौज बनाई और हिंद फौज बनाई तो तब कैसे वो अंग्रेज़ों से छुपते छुपाते और जर्मन पहुँचे और जर्मनी की राजधानी में कैसे उनका स्वागत हुआ, किस तरीके से वहाँ पर हिटलर ने स्वागत किया। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में वो रागनी गा रखी है, घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरे आजाद सिकरतर है, बरसण लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तर। तो रोंगटे खड़े करने वाले शब्द हैं ये। जब हाथ हिटलर से मिला है मतलब फूल बरसण, कल्पना तो कीजिए कवि ने कितनी गजब की कल्पना की है कि उसकी। और सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। उसकी माँ उसको तैयार कर रही है, उसकी मदर सोच रही कह रही है कि बैठे बैठे कि बेटा मैं आपके लिए दुल्हनिया लेके आना चाहती हूँ। वो कहता हाँ माँ दुल्हनिया तो लेके आनी है लेकिन मैं एक खूबसूरत दुल्हनिया लेके आना चाहता हूँ। बोला कैसी, कौन सी खूबसूरत दुल्हनिया? उसकी माँ ने सोचा कि कोई लड़के ने लड़की पसंद कर ली। कह रहा कि मैं आज़ादी रूपी दुल्हनिया लेके आना चाहता हूँ, मैं देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ, बेड़ियों से, इन बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहता हूँ। तो वो भगत सिंह जिसने 23 साल की उम्र में फांसी लगा ली थी और हंसते हुए, आप कल्पना करके देखिए एक बारी, कोई अपनी गेटी पे नुकुंठा भी दर्द है नहीं यार, नुको हंस दे हम हंसाएंगे। उसने हमारे देश के लिए हंसते हुए प्राण दे दिए। उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा बाबी, कितनी सारी, रानी लक्ष्मीबाई, कितनी सारी मतलब ज्योतिबा फुले, कितने सारे लोग हुए हैं, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, कितनी सारी महान हस्तियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं कि। और आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका भी तपस्या से कम नहीं है। जब मैं 2013 से पहले जाती थी तब मेरे देश की क्या वैल्यू थी, मतलब कोई पूछता नहीं था। आज रियल में गर्व के साथ कहती हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ लेकिन मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी और मैं कहती हूँ कि लगातार अगले 100 साल और हमने ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो रियल में आज बाहर जाते तो गर्व के साथ कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है।
तो ये मौका मिलता है क्योंकि अपने देश की मजबूती आज चाइना जैसे बॉर्डर पे सीधे हाईवे जाते हैं। कभी मैं चाइना में सोचती थी कि मेरे ब्रिज होंगे, पीछे कितना बड़ा रेस्क्यू किया पहाड़ों के अंदर, इतना बड़ा रेस्क्यू कभी नहीं हुआ था जो पहली बार रेस्क्यू हुआ, क्योंकि मैं उस खेल की खिलाड़ी हूँ। सफल रेस्क्यू, इतने मजदूरों को बचाना, तो बड़ा गर्व होता है आज। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश आगे ग्रो कर रहा है और आज युवाओं का देश है। तो मैं तो कहूंगी कि हर युवा अच्छी दिशा में बढ़े और नशे से दूर रहे। गेट, जो हमने बातें की ना, वो आज अभी आखिर में आके उस बातों की पोल खुली है कि इन महापुरुषों की जीवनियों का कितना असर आपके ऊपर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, हमारे शो बिग बात का हिस्सा बनने के लिए, और इतनी बेहतरीन बातें, और हमारे जो दोस्त इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद 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 भाई साहब।